हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। एंड इस समय एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, इसकी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है। आपकी एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में 7 थ्योरी पेपर है, तो उसमें जो आखिरी पेपर है बीएमबी 107 बिजनेस कम्युनिकेशन का, इसका जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है 2024-25 के सेशन का, वो जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वो आज डिटेल में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आप जानते हैं क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का आता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 3 सेक्शंस होते हैं इसमें, सेक्शन ए बी सी। ठीक है, सेक्शन ए आप जानते हैं 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं, तो 14 नंबर आपके यहां से आते हैं सेक्शन ए। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7-7 नंबर के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का है, 3 क्वेश्चन करने हैं, तो ये हो गया 21 नंबर का हो गया आपका सेक्शन बी। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में इस तरीके से होता है, जैसे नहीं, ये थर्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक करना है, फिर चौथा क्वेश्चन 2 दिए हैं, एक करना है, दोनों में से कोई एक पार्ट करना होता है। ठीक है, तो कह लीजिए क्वेश्चन पेपर में आपको चॉइसेस बहुत अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे ऐसे 7 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। तो सेक्शन सी में भी हर क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है। ठीक है, तो ये थर्ड, 4, 5 और ये 6 एंड ये 7, तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन पेपर तो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो मेरी एप्लीकेशन है, वहां पे भी ये क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन मैं अपने एप्लीकेशन पे भी अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो वहां से भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। राइट, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। काफी स्टूडेंट मुझसे नोट्स वगैरह मांग रहे हैं कि एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, तो नोट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, और गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे जाएंगे आप मेरी, तो पहला ही कोर्स है एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये कोर्स ओपन हो जाएगा। एंड मैं आपको एक बार इसका कंटेंट मतलब दिखा देती हूँ। ये इसका कंटेंट है, इसमें मैंने डिटेल में, ये देखिए, आपको ये एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का, जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले सिलेबस जो है, वो काफी बच्चों को सिलेबस को लेके कंफ्यूजन होता है, सिलेबस। एंड उसके बाद जो 7 थ्योरी पेपर है आपके, पहला है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी, दूसरा है आपका, एक मिनट माउस से दिखाती हूँ, दूसरा है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तीसरा है बिजनेस अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, चौथा है बिजनेस स्टैटिस्टिक, अगला है मार्केटिंग मैनेजमेंट, छठा है क्रिएटिविटी इनोवेशन, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये जो सातों पेपर है, ये डिटेल में मैंने आपको नोट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड इनमें से बहुत सारे टॉपिक, आपके सिलेबस का बहुत सारा टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो उसके वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक के वीडियोस भी आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे मैं बात करूं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी, इसमें 7 पीडीएफ में पूरा नोट्स, पूरे सिलेबस का पूरा नोट्स मैंने पीडीएफ के फॉर्म में डाला है। एंड जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उनके वीडियो लेक्चर भी यहाँ पे डाले हैं। ऐसे ही मैनेजरियल इकोनॉमिक में भी 6 फाइल है, 8 वीडियो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 19 वीडियो है, 6 फाइल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारा कंटेंट है, आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एंड एक मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, एक्चुअली इसमें बच्चों को प्रॉब्लम बहुत आती है। तो ये देखिए इस तरीके से, यूनिट 1, यूनिट 2, देखिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 5 यूनिट है आपके हर सब्जेक्ट में, यूनिट 4, 5। ठीक है, पीवाईक्यू भी यहाँ पे मिल जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड लेक्चर वीडियो भी यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किए हैं। आप इसको ओपन करेंगे तो आपका टॉपिक वाइज, ये देखिए सारे लेक्चर वीडियो यहाँ पे मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उनके लेक्चर वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। तो ये आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप अगर नोट्स वगैरह भी अरेंज नहीं हुए हैं, टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप ये कोर्स मेरी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से। एंड प्राइस भी मैंने बहुत नॉमिनल रखी है, 499 इसकी प्राइस है। ठीक है, तो चलिए वापस लेक्चर पे चलते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन, बिजनेस कम्युनिकेशन का जो पेपर है इसका सॉल्यूशन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट में जो कम्युनिकेशन है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, कम्युनिकेशन का पर्पस आपको बताना है।
क्यों कम्युनिकेट किया जाता है, क्यों एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करता है, क्यों किया जाता है, तो इसका पर्पस क्या है। सोचिए कितना बेसिक क्वेश्चन है। तो बता दूं, सबसे प्राइमरी जो पर्पस है कम्युनिकेशन का वो क्या है, शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर पाते हैं ना। अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं करते तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम वो नहीं शेयर कर पाते। इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। अगर इसको कोई डिसीजन लेना है, ये कैसे डिसीजन ले पाएगा अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो, ठीक है। और कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप भी बिल्ड होते हैं, क्लैरिटी आती है, कोऑर्डिनेशन होता है, दो लोग मिलके, बल्कि कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो वहां पे तो कितने लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कैसे काम होगा। और कोऑर्डिनेशन कैसे आएगा, कम्युनिकेशन से। जब तक हम आपस में बात नहीं करेंगे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा कैसे पाएंगे, हम इंफॉर्मेशन कैसे दे पाएंगे, रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप होगा, फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्मूथली फंक्शन कर पाएगी अगर आपस में लोगों का कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, अगर आपस में लोग कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे। तो कम्युनिकेशन के ये सारे इंपॉर्टेंट कह लीजिए पर्पस है, ठीक है। मैंने काफी ज्यादा घोष दिया, एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 22 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने हैं। देखिए सेक्शन ए के कितने क्वेश्चन है, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है जिसमें से 3 करना है, एंड सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन है, 5 10, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है जिसमें से 5 करना है। तो मुझे तो फिलहाल आपके साथ 22 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ओरल कम्युनिकेशन मतलब देखिए एक है ओरल कम्युनिकेशन, एक है रिटन कम्युनिकेशन। जब हम लिख के बात करें, ठीक है, लेटर भेजें, ईमेल भेजें, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एसएमएस करें, रिटन कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन मतलब जब हम कम्युनिकेट करें थ्रू स्पोकन वर्ड्स, जब हम बोल के कम्युनिकेट करें, मैं आपसे बोल के कम्युनिकेट कर रही हूँ ना, या फेस टू फेस, चलिए मैं यहाँ पे आपसे फेस टू फेस तो नहीं मिल रही हूँ बट मैं बोल के आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ ना, तो दैट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। या फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन हो, या फोन पे बात हो, कोई मीटिंग हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, वीडियो कॉल हो, तो दैट इज ओरल कम्युनिकेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बहुत लंबा है, इसमें मत लिखिएगा, 2-2 नंबर का ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ना है हमें। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए एक तो होता है वर्बल कम्युनिकेशन, बोल के जो हम कम्युनिकेट करें, चाहे वो लिख के चाहे बोल के, उसे कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। शब्दों में हमने बात की, वर्ड्स में बात की, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जब हम अपने जेस्चर से बात कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, आप जानते हैं ना हमारे फेशियल एक्सप्रेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हमारे मतलब नहीं, आपके हाव भाव, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आपका आई कांटेक्ट भी बातें कर रहा होता है, आपके बारे में बता रहा होता है, ठीक है। आप किसी जगह पे कंफर्टेबल हैं कि नहीं, आप सामने वाले को पसंद कर रहे हैं कि नहीं, ये आपका कह लीजिए फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है। तो दीज आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब हम ट्रांसमिट करते हैं मैसेज विदाउट वर्ड्स, यानी बिना शब्दों के जब हम कोई मैसेज ट्रांसमिट करते हैं तो इसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समराइज बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर क्या होता है बताइए, बिजनेस लेटर क्या होता है। तो बिजनेस लेटर आप जानते हैं ये एक फॉर्मल, बिजनेस लेटर क्या है, ये एक सेकेंड, बिजनेस लेटर, तो बिजनेस लेटर क्या होता है, ये एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। देखिए एक तो लेटर है यानी इट इज अ डॉक्यूमेंट, बट ये बिजनेस से रिलेटेड है यानी ये एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसके थ्रू प्रोफेशनल जो भी इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट की जाती है। बस खास बात ये है कि जो बिजनेस लेटर होते हैं दिस इज प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा होता है, ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर होता है, इसका फॉर्मेट होता है, बिजनेस लेटर का प्रॉपर फॉर्मेट होता है, हेडिंग होगी, डेट होगा, एड्रेस होगा, बॉडी होगी, क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर, ठीक है। बिजनेस लेटर का पर्पस क्या होता है, इंक्वायरी करने के लिए बिजनेस लेटर लिखे जाते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, कंप्लेन के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो ये सब पर्पस होता है बिजनेस लेटर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है, तो ये तो आप एमबीए के हैं, आपने बहुत सारे प्रेजेंटेशन दी होगी, एमबीए प्रोग्राम में होते हैं प्रेजेंटेशन, होते हैं सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं, या रैंडम टॉपिक पे भी आपको प्रेजेंटेशन देना होता है। तो प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंटेशन, यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल पूछा गया है। प्रेजेंटेशन स्किल मतलब वो कला, ठीक है, प्रेजेंटेशन देने की कला, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन स्किल। तो प्रेजेंटेशन स्किल बेसिकली क्या है, एबिलिटी है, वो काबिलियत है टू इफेक्टिवली डिलीवर इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस। आप
जिस प्रेजेंटेशन स्किल मतलब एबिलिटी की आप जो सामने ऑडियंस है उसको इफेक्टिवली इफिशिएंटली डिलीवर कर सके, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसके बारे में जो भी आपको नॉलेज है, जो भी आपने तैयारी की है, वो उसको इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकें। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे स्पीच क्लियर होनी चाहिए, जो कंटेंट होता है जनरली प्रेजेंटेशन स्किल में कुछ स्लाइड वगैरह हो तो अच्छा है, ठीक है, कुछ विजुअल मतलब एड का यूज करे प्रेजेंटेशन में, ताकि जो ऑडियंस है वो क्या हो, मतलब इंगेज रहे, ठीक है। तो विजुअल एड का यूज होना चाहिए प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में जो स्पीकर है उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए वो, ठीक है। कंटेंट आपका ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कम्युनिकेशन की टेक्निक्स वगैरह इसमें यूज होनी चाहिए। तो दिस इज प्रेजेंटेशन स्किल, मतलब एबिलिटी टू इफेक्टिवली डिलीवर द इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस। ऑडियंस को आप इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सके, इसकी जो कला है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ईमेल क्या होता है? तो ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल इज द इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने का इलेक्ट्रॉनिक मेथड है ईमेल, ठीक है, जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल या जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने जो भी मैसेजेस हैं इंटरनेट के थ्रू क्विकली डिलीवर करता है, ठीक है। ईमेल तो आप बहुत कॉमन है, आप जानते होंगे, आप भी बहुत सारी ईमेल लिखते होंगे, ठीक है। अभी चलिए, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो अभी इतना ईमेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी कभी कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ गई तो कस्टमर केयर वगैरह को मेल लिखते होंगे, ये सब, ठीक है। बाकी जब आप कंपनी में चले जाएंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तब तो बहुत ईमेल लिखनी होगी, ठीक है। तो ईमेल इज द इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इससे क्या है, इंटरनेट के थ्रू आप जो भी है मैसेज वो आप सेंड कर सकते हैं। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होते हैं। आपके पास ईमेल बहुत सारे आते होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट के प्रमोशन के ईमेल आपके पास आते होंगे, ठीक है, तो दैट इज ईमेल। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द टाइमिंग एंड वेन्यू ऑफ मीटिंग इंपैक्ट इट्स इफेक्टिवनेस? जो मीटिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, उसकी टाइमिंग और उसका वेन्यू, मतलब कहां पर वो मीटिंग हो रही है प्लस उसका टाइमिंग क्या है, वो कैसे इंपैक्ट डालता है, वो कैसे इंपैक्ट डालता है उसकी इफेक्टिवनेस को। तो बता दूं, टाइमिंग एंड वेन्यू, किसी भी मीटिंग का टाइमिंग क्या है, कितने बजे वो मीटिंग रख रहे हैं, सुबह शाम रात दोपहर कितने बजे मीटिंग रख रहे हैं, एंड उसका वेन्यू क्या है, मतलब वो मीटिंग किसी 5 स्टार होटल में हो रही है या किसी मतलब नॉर्मल सी शॉप पे हो रही है या किसी के ऑफिस में हो रही है, ठीक है। तो मीटिंग किस जगह पे हो रही है इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। कैसे इंपैक्ट पड़ता है इसका बताती हूँ। बिकॉज ये जो टाइमिंग एंड वेन्यू है ना, इट इन्फ्लुएंस द पार्टिसिपेंट्स अवेलेबिलिटी। जो पार्टिसिपेंट्स है मीटिंग के, उनकी अवेलेबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है। अगर आप टाइम कुछ भी रैंडमली कुछ भी टाइम रख देंगे तो मे बी पार्टिसिपेंट जो भी उस मीटिंग में आने वाले लोग हैं वो ना आ पाए, अगर आप टाइमिंग बहुत ऑड रखेंगे, ठीक है। और फिर अगर वेन्यू भी आपने ऐसा रख दिया बहुत दूर कहीं जगह या शहर के बाहर कहीं रख दिया तो कुछ लोग नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टाइमिंग प्लस कंफर्ट लेवल जो है पार्टिसिपेंट का, वो भी टाइमिंग एंड वेन्यू पे डिपेंड करता है। फोकस जो है, अगर मीटिंग किसी सेमिनार हॉल वगैरह में हो रही है, ठीक है, किसी हॉल वगैरह में हो रही है तो वहां पे केवल उसी मतलब कह लीजिए ज्यादा फोकस हो पाएंगे, बट मीटिंग किसी रेस्टोरेंट वगैरह में करा रहे हैं, ठीक है, तो वहां क्या इतना फोकस हो पाएगा। तो इसीलिए मीटिंग का जो टाइमिंग एंड वेन्यू है दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट्स की अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट डालता है, कंफर्ट को इम्पैक्ट डालता है, फोकस को इम्पैक्ट डालता है, प्लस पार्टिसिपेशन को भी इम्पैक्ट डालता है। अगर पार्टिसिपेंट्स कंफर्टेबल हैं तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे मीटिंग में, ठीक है। और मीटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जहां पे डिस्ट्रैक्शन वगैरह कम हो, ठीक है, आसपास नॉइस ना हो, डिस्ट्रैक्शन कम हो और वो प्रोफेशनल लगे, डिस्टर्बेंस फ्री इन्वायरमेंट हो, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स हो वो कंफर्टेबल हो। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रखी जाती है जब भी मीटिंग का टाइमिंग एंड वेन्यू डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है उसके सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में है 5 क्वेश्चन, 3 करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का क्या रोल है ये आपको बताना है, एंड डिस्क्राइब व्हाई इट इज कंसीडर एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन में क्रिटिकल कंपोनेंट क्यों माना जाता है, कम्युनिकेशन को क्रिटिकल कंपोनेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। तो बता दो, कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का, तो देखिए कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, देयर इज नो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ही नहीं फ्लो हो पाएगी। और आज के टाइम में सब कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं फ्लो हो पाएगी। और ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक पर्सन तो काम नहीं कर रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन में तो इतने सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं,
जब इन्हें आपस में बात ही नहीं पता रहेगी, इंफॉर्मेशन ही नहीं है इनको, ठीक है, तो ना इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, ना ये डिसीजन ले पाएंगे, ना काम कर पाएंगे, ना इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो पाएगा, इनको गोल ही नहीं पता होगा। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं किया तो यानी इनको काम ही नहीं पता है, गोल ही नहीं पता है, इनको काम क्या करना है यही नहीं पता है, एंड इससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में मिलकर काम करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रोल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो दीज आर द रोल ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला रोल क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। एक चीज है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप एक एक पॉइंट को डिटेल में लिखेंगे। सबसे पहला जो रोल है कम्युनिकेशन का, दैट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी कोऑर्डिनेट होती है। तीसरा क्या है, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट होती है। चौथा क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ठीक है। पांचवा क्या है, गोल्स की क्लैरिटी आती है। छठा क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस होती है, ठीक। सातवां क्या है, प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट कह लीजिए रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इफेक्टिव लिसनिंग। अभी तक हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं लिसनिंग की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिसनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज इफेक्टिव लिसनिंग एंड व्हाई इट इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन। अगर आपको एक सही कम्युनिकेशन करना है, सही ओरल कम्युनिकेशन करना है, तो इफेक्टिव लिसनिंग भी इंपॉर्टेंट है ना, इफेक्टिव लिसनिंग भी तो इंपॉर्टेंट है। तो हाउ इट इज इंपॉर्टेंट ये आपको बताना है कि क्यों ये क्रूशियल है, ठीक। तो देखिए, सुनना सुनना इवन ज्यादा जरूरी है, कम्युनिकेट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना। अगर आपने गलत सुना तो आप कम्युनिकेट भी तो गलत करेंगे, ठीक है। ये मिस्टर एक्स हैं, अगर इन्होंने सुना गलत तो ये कम्युनिकेट भी तो गलत करेंगे, जो ये बोलेंगे वो भी तो गलत ही बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने सवाल को समझा ही नहीं और ये जवाब देने के लिए जवाब दे दिया, तो ये तो गलत होगा ना। तो इसीलिए इफेक्टिव लिसनिंग भी बहुत जरूरी है। इफेक्टिव लिसनिंग इसमें पूछा गया है कि क्या होती है। तो इफेक्टिव लिसनिंग बेसिकली क्या है, इट इज एन एबिलिटी, काबिलियत टू एक्टिवली हियर, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। इफेक्टिव लिसनिंग मतलब क्या है कि किसी चीज को सुनना, ठीक है, समझना, अंडरस्टैंड करना एंड उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग मतलब सुनना, समझना और फिर रिस्पॉन्ड करना, दिस इज इफेक्टिव लिसनिंग ऑफ द स्पीकर। एंड इफेक्टिव लिसनिंग के लिए यू हैव टू लिसन केयरफुली, आपको मतलब केयरफुली चीजें सुननी है, ठीक है, फुल अटेंशन के साथ सुननी है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए, एंड फीडबैक, ठीक है। एंड एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, एक सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है, ठीक। कैसे जरूरी है ये भी यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में लिखा है, आप ये एक एक पॉइंट ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट लिखेंगे एंड इनको आप इलेबोरेट करेंगे। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, सबसे पहला है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, सही अंडरस्टैंडिंग आती है। दूसरा क्या है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। तीसरा क्या है, गलती होने की संभावना कम होती है। चौथा क्या है, इनकरेज मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो दीज आर द डिफरेंट कह लीजिए रोल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग इन सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा मैंने इसको रब कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ स्क्रीन। हाँ, अगला क्या है, रिपोर्ट पे है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होता है एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। रिपोर्ट क्या होता है, तो आप लोग एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जब सेकेंड सेमेस्टर के बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में आपकी 2 महीने की जो ब्रेक होता है, उसमें आप करेंगे समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट से जब आप वापस आएंगे तो आपको बनानी है एक रिपोर्ट, जो आप थर्ड सेमेस्टर में सबमिट करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहता है, ठीक है, समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगी, ठीक है। तो वहां पे आप बनाएंगे रिपोर्ट ना, तो बस वही रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो रिपोर्ट एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ, पहले तो रिपोर्ट क्या है, इट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट जो आप बनाते हैं जब समर ट्रेनिंग की बात आएंगे, थर्ड सेमेस्टर में जो आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, तो इसमें जो रिपोर्ट बनाएंगे, दिस इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, खास बात है कि ये इट विल बी स्ट्रक्चर्ड, ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। आप अपनी रिपोर्ट में क्या क्या शो करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो देंगे, फाइंडिंग्स, एनालिसिस। रिपोर्ट में बेसिकली यही चीजें होती है, जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं, जो भी फाइंडिंग्स है, जो भी एनालिसिस आपने किया है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, वो सब रहता है इस रिपोर्ट में,
ठीक है। रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है? टू इन्फॉर्म, कि हम इन्फॉर्म कर सके, एनालाइज कर सकें, जो भी एक्शन है उसको रिकमेंड कर सकें। बेसिकली हमारी रिपोर्ट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में मदद करें। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट पर्पस ऑफ रिपोर्ट। ठीक, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिपोर्ट का? मेन उद्देश्य क्या है रिपोर्ट का? कि क्लैरिटी आए, ठीक है, प्लस एक्यूरेसी हो, सही हो वो रिपोर्ट, ठीक है, फैक्चुअल प्रेजेंटेशन यानी जो भी फैक्ट्स एंड फिगर है वो प्रॉपरली प्रेजेंट हो, एंड इट शुड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेसिस हो। ठीक है, तो दिस इज रिपोर्ट, ये रिपोर्ट होती है। ऐसे ही ये तो अभी कॉलेज लेवल पे आप हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, जॉब करेंगे, तो वहां पे भी आपको कुछ एनालिसिस वगैरह किया, या जो भी इंफॉर्मेशन अगर कुछ देना चाह रहे हैं, या कोई मीटिंग वगैरह है उसकी भी रिपोर्ट आपको बना के देनी होगी, तो दैट इज रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है? फॉर्मल डॉक्यूमेंट, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल डॉक्यूमेंट, दिस इज रिपोर्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द यूज ऑफ एसएमएस, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में एसएमएस एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब का यूज बताइए बिजनेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में बात करें, इन तीनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एसएमएस क्या होता है? एसएमएस इज द शॉर्ट मैसेज, क्विक शॉर्ट मैसेजेस। ठीक है, अब तो कह लीजिए व्हाट्सएप आ गया है, वरना इससे पहले तो एसएमएस बहुत चलता था। अभी भी खैर एसएमएस यूज में होता है, बहुत सारे बिजनेस यूज करते हैं एसएमएस को, बट जब व्हाट्सएप नहीं था तब तो बहुत ज्यादा यूज होता था, अब यूज थोड़ा सा कम हो गया है। तो एसएमएस क्या होता है? शॉर्ट मैसेजेस होते हैं, बेसिकली इसको अलर्ट के लिए, रिमाइंड करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए, या अर्जेंटली कुछ अपडेट करना है उसके लिए यूज किया जाता है। तो बिजनेस के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मतलब एक तो कॉन्फ्रेंसिंग यानी मल्टीपल लोग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मतलब कई लोग टेलीफोन के थ्रू बात करें, ठीक है, एक साथ ऑडियो कॉल पे कनेक्टेड हो, मीटिंग करें, दैट इज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है? जब मल्टीपल लोग, एक तो कॉन्फ्रेंसिंग है यानी मल्टीपल लोग कम्युनिकेट करें, और इसमें टेली है यानी ऑडियो कॉल हो, केवल वीडियो कॉल नहीं हो, थ्रू ऑडियो कॉल, तो इट इज यूजफुल फॉर मीटिंग। अलग अलग लोग अलग अलग कह लीजिए लोकेशन पर है, तो अगर इन्हें कोई मीटिंग वगैरह करनी है तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग बहुत यूज होता है बिजनेस में। ठीक है, अगला क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब क्या है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तो कम यूज होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्यादा यूज होता है, जहां पे फेस टू फेस वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो कॉल के थ्रू आपस में सब लोग कनेक्टेड हैं, तो फेस टू फेस वर्चुअल मीटिंग हो जाती है। इससे क्या है? इंटरेक्शन, ट्रेवल नहीं करना पड़ता। जो पर्सन जहां पे है, जहां का ऑफिस देख रहा है, कोई बात नहीं, उसे ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो सब लोग आपस में कनेक्ट होके बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो इट इंप्रूव द इंटरेक्शन, इससे इंटरेक्शन इंप्रूव होता है, कोलैबोरेशन इंप्रूव होता है, और ट्रेवल, कंपनी का भी तो खर्चा बचता है, ट्रेवल कॉस्ट बचती है, टाइम बचता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो पाता है। तो ये सब इसकी यूजफुलनेस है। ठीक है, तो बहुत सारी यूजफुलनेस बता दी मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिजनेस एटिकेट क्या होता है। व्हाट इज बिजनेस एटिकेट एंड इट्स, अच्छा, एग्जामिन बिजनेस एटिकेट। बिजनेस एटिकेट क्या होता है एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द प्रोफेशनल एनवायरमेंट। बिजनेस एटिकेट क्या है और प्रोफेशनल एनवायरमेंट में इसकी इंपॉर्टेंस बताइए। तो बिजनेस एटिकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिजनेस एटिकेट बेसिकली हमारा बिहेवियर एट वर्क प्लेस, हमारा जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, ठीक है, हमारा बिहेवियर किस टाइप का होना चाहिए प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे, कैसा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एटिकेट। तो बिजनेस एटिकेट बेसिकली क्या है? इट इज अ एक्सेप्टेड सोशल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, जो एक्सेप्टेड सोशल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर जो एक्सपेक्ट किया जाता है वर्क प्लेस इंटरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एटिकेट। ठीक है, इसमें आती है हमारी पोलाइटनेस। ठीक है, जैसे वर्क, कुछ बेसिक एटिकेट है वो फॉलो करने चाहिए प्रोफेशनल जगहों पे, जैसे पोलाइटनेस होनी चाहिए, भले ही चाहे जितना गुस्सा आ रहा है, जो कुछ भी बात है, बट यू हैव टू बी पोलाइट। पंचुअल होना चाहिए। ठीक है, आप जो भी आपके क्लाइंट है या जो भी दूसरी पार्टी है, ऐसा ना हो वेट करती रहे, यू हैव टू बी पंचुअल फॉर मीटिंग। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, प्रोफेशनल ड्रेस कोड होना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा, आप लोग एमबीए प्रोग्राम के हैं, तो जब भी ये आप लोग की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती होगी आपके कॉलेज में, या सेमिनार वगैरह होता होगा, तो आपके प्रॉपर ड्रेस कोड है होती है ना, तो वही है, ये क्या है? ये आपको एटिकेट सिखाए जा रहे हैं। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहां पे भी देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस कोड, फॉर्मल ड्रेस कोड होता है। आप कैजुअल वेयर में पहन के आप मतलब ऑफिस नहीं जा सकते। ठीक है, तो देयर इज अ प्रॉपर ड्रेस एंड इथिकल कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब
बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इससे एक पॉजिटिव इमेज आती है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉजिटिव प्रोफेशनल इमेज बिल्डअप होती है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, टीम वर्क मतलब इंप्रूव होता है, आपस में लोग मिलके काम कर पाते हैं। तो दिस इज बिजनेस एटिकेट, ये बिजनेस एटिकेट होता है। ठीक है, और इसी के साथ हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए? 7 क्वेश्चन सेक्शन ए के और 5 क्वेश्चन सेक्शन बी के हमने डिस्कस कर लिए। हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, आज आते हैं सेक्शन सी पे, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें 10 क्वेश्चन देखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, कम्युनिकेशन प्रोसेस पे क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द की स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में की स्टेप्स बताइए एंड किस तरीके से ये स्टेप कंट्रीब्यूट करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन में, कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं इसके साथ एक डायग्राम भी है। यहाँ पे मैंने वो डायग्राम नहीं शो किया है, बट कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक डायग्राम भी है, वो भी जरूर बनाइएगा। ये लिखना तो आपको है ही, बट वो डायग्राम भी जरूर बनाइएगा। तो जो की स्टेप्स होते हैं कम्युनिकेशन में वो ये होते हैं। सबसे पहला आता है सेंडर। सेंडर मतलब जिसने मैसेज को इनिशिएट किया है। दूसरा क्या होता है? इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब जो भी आइडिया है, ठीक है, जो भी कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू वर्ड, सिंबल, जेस्चर में कन्वर्ट करना। ठीक है, इनकोड किया। अगला क्या है? मैसेज, यानी इंफॉर्मेशन को अब कम्युनिकेट, इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड। ठीक है, अब इसे कम्युनिकेट किया जाता है। अगला क्या है? चैनल, यानी किस चैनल के थ्रू इसे कम्युनिकेट किया जाएगा, क्या ये रिटन में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा या ओरल कम्युनिकेशन होगा। फिर इसके बाद आता है रिसीवर, यानी पर्सन जो रिसीव करेगा मैसेज, ठीक है, जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगला क्या है? डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, या जो दूसरा पर्सन है उसने कैसे इंटरप्रेट किया या कैसे अंडरस्टैंड किया। उसके बाद आता है फीडबैक। फीडबैक मतलब रिसीवर रिस्पॉन्स टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। ये जो रिसीवर है इसका क्या रिस्पॉन्स है टू कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग, वो फीडबैक देता है। एंड एक और कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, दैट इज नॉइस। नॉइस मतलब होता है कोई भी बैरियर दैट डिस्टॉर्ट कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट करता है, ऐसा कोई भी बैरियर, इसको नॉइस कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। ठीक, एंड ये जो स्टेप है ये इंश्योर करते हैं इफेक्टिवनेस। ठीक है, इफेक्टिवनेस यानी कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है इसको इंश्योर करते हैं। ठीक, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 3B, पहले 3A था, 3B, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो इसमें कुछ बैरियर्स आते हैं, कुछ रुकावट आती है, कुछ हिंड्रेंस आते हैं, वो बताना है। एंड हाउ दे कैन बी ओवरकम, इनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ कॉमन बैरियर जो आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वो ये है। जैसे लैंग्वेज बैरियर, यानी हमें शायद आती है हिंदी और आपको आती है इंग्लिश, तो फिर हम कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो एक लैंग्वेज बैरियर आता है। दूसरा है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब कोई एक पर्सन एक शहर में है, दूसरा पर्सन कहीं दूर है दूसरे शहर में, तो दैट इज फिजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब इमोशंस, स्ट्रेस, इसके कारण हम प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कल्चरल डिफरेंसेस के कारण नहीं कम्युनिकेट कर पाते। लिसनिंग, पुअर लिसनिंग के कारण प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। नॉइस या डिस्ट्रैक्शन इतने रहते हैं जिससे नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन, कितने, 6 ये कॉमन बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। अब इसको ओवरकम करने के लिए, यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया जाए। ठीक है, तो ये एक तरीका है ओवरकम करने का। एक्टिव लिसनिंग की जाए, यानी सुना बहुत ध्यान से जाए। ठीक है, दूसरा तरीका है। तीसरा क्या कर सकते हैं कि जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो कम्युनिकेशन हो वो शांत जगह पे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ये कर सकते हैं। एंड चौथा क्या हो सकता है? बीइंग सेंसिटिव टू कल्चरल डिफरेंसेस। देखिए सबके कल्चर अलग हैं। ठीक है, अगर बात करें नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, मतलब सबके अलग अलग, इवन स्टेट्स में थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस आता है। ठीक है, बट वी शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड वी शुड बी सेंसिटिव टू अदर्स कल्चर। दूसरों के कल्चर के प्रति हमें मतलब सेंसिटिव होना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अगर ये ध्यान रखेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। एंड प्लस इनकरेज करना चाहिए फीडबैक एंड ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कम्युनिकेशन का जो बैरियर है उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके पॉइंट लिखे हैं, मतलब ये मैंने पैराग्राफ में लिखा है क्योंकि शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप ये पॉइंट्स में एग्जाम में लिखिएगा। सिंपल लैंग्वेज, फिर उसको एक्सप्लेन करिएगा। एक्टिव लिसनिंग, उसको एक्सप्लेन करिएगा। रिमूविंग डिस्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन करिएगा। तो ये एक एक पॉइंट है, इसको आप एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ कैन राइटर इंश्योर दैट देयर डॉक्यूमेंट आर कोहेरेंट एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड।
क्वेश्चन है कि कैसे कोई राइटर इंश्योर करता है कि उसका जो डॉक्यूमेंट है, बेसिकली उसकी जो रिपोर्ट है वो कोहेरेंट है एंड लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, कोहेरेंट मतलब होता है कि लॉजिकल फ्लो है। आपने कोई रिपोर्ट बनाई, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कुछ और फिर उसके बाद कुछ और आ गया, फिर कुछ और फिर कुछ और, ऐसे नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सम लॉजिकल फ्लो। एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए और इनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। जो बातें आपने लिखी हैं इसके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो वही इसमें क्या है कि कहा गया है कि हाउ कैन राइटर इंश्योर, यानी राइटर कैसे इंश्योर करेगा कि डॉक्यूमेंट कोहेरेंट है या लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड है। तो राइटर इंश्योर कर सकता है बाई पहली चीज क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइजिंग आइडिया इन लॉजिकल सीक्वेंस, यानी जो उसके आइडियाज हैं उनको क्या है, एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, क्लियर हेडिंग होनी चाहिए, सब हेडिंग होनी चाहिए, प्लस वन पैराग्राफ से जब दूसरे पैराग्राफ पे स्विच करें तो देयर शुड बी स्मूथ ट्रांजिशन, यानी ऐसे ही रेंडमली कुछ भी नहीं लिखें, एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए। जो राइटिंग है दैट शुड बी कंसाइज एंड फोकस सेंटेंस होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। आप ये इसे रीड कर लीजिएगा। मेरे इस समय गले में बहुत खराश है, खांसी भी है, तो इसीलिए मैं बहुत बोल नहीं रही, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से भी आसानी से, एक बार अगर आइडिया लग जाए तो खुद से भी आसानी से, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला ये जो है ना, ये 4B है, गलती से यहाँ पे टाइपिंग में 5B लिख दिया है, दिस इज 4B। तो अगला क्या है कि डिस्कस द वेरियस पर्पस ऑफ राइटिंग, राइटिंग के डिफरेंट पर्पस बताइए, सच एज इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग, इंटरटेनिंग एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो इन्होंने खुद ही पर्पस बता दिया है राइटिंग का, कि राइटिंग के क्या क्या पर्पस है, 3 पर्पस इन्होंने खुद ही बता दिए, आपको इसका एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, तो देखिए मेन पर्पस ऑफ राइटिंग, हम जो लिखते हैं इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है, देखिए हम लिख के क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो इसका मेन पर्पस क्या है, सबसे पहला पर्पस है इन्फॉर्मिंग, इन्फॉर्म करना, जो भी फैक्ट्स है, जो भी फिगर्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है उस वो प्रोवाइड करना। तो फर्स्ट पर्पस ऑफ राइटिंग इज टू प्रोवाइड फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें जिसका एग्जांपल हो सकता है कि न्यूज़पेपर वगैरह जो होते हैं, जो न्यूज रिपोर्ट होती है, टेक्स्ट बुक आपकी जो होती है, मैनुअल्स जो होते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो होते हैं, ये सब क्या कर रहे होते हैं, ये इन्फॉर्म ही तो कर रहे होते हैं। दूसरा क्या है, परसुएडिंग, परसुएड करना मतलब किसी को कन्विंस करना, परसुएड करना। ठीक है, किसी को इन्फ्लुएंस करना, तो परसुएडिंग मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस रीडर थॉट और एक्शन, यानी रीडर जो पढ़ रहा है उसके थॉट को, उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, तो परसुएडिंग का बहुत बढ़िया एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप देखते हैं, या जो पॉलिटिशियन इतनी स्पीच वगैरह देते हैं, या जो ओपिनियन आर्टिकल वगैरह होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपको कन्विंस ही तो कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, कन्विंस कर रहे होते हैं, परसुएड कर रहे होते हैं। ठीक है, तीसरा जो पर्पस है राइटिंग का दैट इज एंटरटेनिंग, एंटरटेन करना। ठीक है, यानी जो रीडर है उसको अम्यूज करना, इंगेज करना। एंड एंटरटेन करने के लिए क्या क्या, स्टोरीज जो होती हैं वो एंटरटेन ही तो कर रही होती है, पोएम्स होती हैं, नॉवेल्स होती हैं, कॉमिक्स होती हैं, एंटरटेन कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो वही आपको बताना है 3 पर्पस राइटिंग का क्या है, तो ये 3 पर्पस है एंड इसका एग्जाम्पल आपको इसमें देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5A। हाउ कैन प्रेजेंटर इंश्योर दैट द प्रेजेंटेशन आर इंगेजिंग एंड इफेक्टिव, कैसे कोई प्रेजेंटर जो है इंश्योर करेगा कि उसका जो प्रेजेंटेशन है, आपने भी बहुत सारी प्रेजेंटेशन दी होगी एमबीए में, तो कैसे आप इंश्योर करेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, इंगेजिंग है एंड इफेक्टिव है, कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इंगेजिंग हो, इफेक्टिव हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो कंटेंट आप बनाएंगे, आप प्रेजेंटेशन आपको देने को कहा गया है, तो जो भी आप कंटेंट बनाएंगे, एक तो कुछ विजुअल एड होना चाहिए, कुछ पीपीटीज वगैरह होनी चाहिए, स्लाइड्स होने चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए, इमेज होनी चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में। ठीक है, और दूसरा क्या है, कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट के साथ आपको बोलना है। अगला क्या है, जो कंटेंट आप रेडी करेंगे, आप पीपीटी पे कुछ कंटेंट बनाएंगे ना, जैसे ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये भी मैंने आपके लिए कंटेंट बनाया है। ठीक है, तो कंटेंट शुड बी क्लियर, वो क्लियर होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होना चाहिए, देयर शुड बी सम लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कंटेंट कुछ भी कहीं से भी कुछ भी लिखा हो ना, इट शुड बी इन प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, एंड ऑडियंस से इंटरेक्शन बनाए रखने के लिए आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर आप बीच बीच में क्वेश्चनिंग करते रहे ऑडियंस से, इससे ऑडियंस इंगेज रहेगी, प्लस आपका बॉडी लैंग्वेज वगैरह, जेस्चर, टोन, ये सब भी प्रॉपर होना चाहिए।
ठीक है। एंड ये अच्छा रहता है कि प्रेजेंटेशन देने से पहले एक बार प्रैक्टिस भी कर ले, इससे स्मूथ डिलीवरी ऑफ कंटेंट होगा, तो ये अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप कर सकते हैं फॉर मेकिंग योर प्रेजेंटेशन इंगेजिंग एंड इफेक्टिव। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। जो रिपोर्ट राइट की जाती है इसका प्रोसेस क्या होता है, और ये प्रोसेस आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपको रिपोर्ट राइट करनी है। एंड व्हाट आर द की स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग अ कंप्रेहेंसिव एंड इफेक्टिव रिपोर्ट। आपको एक कंप्रेहेंसिव एंड इफेक्टिव रिपोर्ट अगर राइट करनी है तो उसके मेन स्टेप आपको बताने हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने केवल स्टेप्स लिखे हैं, आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका रिपोर्ट राइटिंग में आता है, दैट इज आइडेंटिफाइंग द पर्पस। आप ये जो रिपोर्ट लिख रहे हैं इसका पर्पस क्या है, इन्फॉर्म करना पर्पस है या एनालाइज कर रहे हैं कुछ। ठीक है, तो आपको पर्पस शुड बी क्लियर। दूसरा क्या है, कलेक्ट एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन, आपको उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है इन्फॉर्मेशन को। तीसरा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, उसके बाद जो आपने कंटेंट कलेक्ट किया है उसको अब आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। अब इसमें के बाद चौथा क्या होता है, ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट। चौथा क्या है, अब आप रिपोर्ट को ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, एक उसका कह लीजिए एक फॉर्मेट मतलब तैयार करेंगे, रफली उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी चार्ट्स, टेबल्स, ठीक है, फॉर्मूले, जो भी विजुअल आपके पास हैं वो सब उस रिपोर्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसे फिर से एक बार रिव्यू करेंगे और एडिट करेंगे। एक बार में रिपोर्ट सही नहीं बनती है, उसको कई बार हमें देखना होता है, कई बार एडिट करना होता है, रिवाइज करना होता है, चीजें कुछ हटानी होती है, कुछ ऐड करनी होती है, एंड फाइनलाइज करेंगे उसके बाद लास्ट में एंड प्रेजेंट करेंगे रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे स्टेप होते हैं रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस में, ये आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द की फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ इंट्रानेट। जो इंट्रानेट होता है इसके की फीचर्स बताने हैं एंड बेनिफिट भी बताने हैं। एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी बताना है कि हाउ इट कैन बी यूज टू इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग द एम्प्लॉइज। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज इंट्रानेट। देखिए, एक होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नेटवर्क है, दैट इज इंट्रानेट, यानी यहाँ का प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क, यहाँ के जितने कंप्यूटर हैं, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जितने कंप्यूटर हैं ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। अब यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन होगी इस इंट्रानेट पे जो इन्फॉर्मेशन हो है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, ये बाहर एक्सेस नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। जबकि इंटरनेट आप जानते हैं, इंटरनेट पे तो पूरे विश्व की जितनी इंफॉर्मेशन है वो कहीं से भी कोई भी कंप्यूटर से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बट इंटरनेट में क्या होता है, केवल जो कंप्यूटर इससे कनेक्टेड हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वही मतलब उनके बीच में डेटा ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट के फीचर्स की बात करूं तो दिस इज इंटरनल नेटवर्क, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल नेटवर्क होता है इंटरनेट, जो केवल वहां के एम्प्लॉय को एसेसिबल होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, सारी जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है ये सेंट्रलाइज होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत हेल्प करता है। इस इंटरनेट में कुछ चैट टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आसानी से जो डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब, तो दिस इज फीचर्स ऑफ इंट्रानेट। अब इसकी मैं अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो इंट्रानेट के बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। ठीक है, ये आपस में आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर कर सकते हैं, तो इससे इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव होता है, टीम कोलैबोरेशन बढ़ता है, कंपनी की इंफॉर्मेशन आसानी से शेयर हो पाती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो पाता कि वही काम ये भी कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में इंफॉर्मेशन आसानी से शेयर हो पाती है, तो ये अपने काम को डिवाइड कर पाते हैं, आसानी से काम हो पाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, टीम वर्क बढ़ता है, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ता है। ठीक है, तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूज, जैसे कंपनी के कोई भी अपडेट आया, कंपनी का कोई भी सर्कुलर है, नोटिस है, पॉलिसी है, अनाउंसमेंट है, ये सब इंटरनेट पे मिलेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट वगैरह है, ठीक है, कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग है, कोई वैकेंसी वगैरह आई है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, ये सब इंटरनेट पे मिलेगा, तो बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन शेयर होती है। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यू। जो डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू हैं, जैसे बिहेवियरल इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, वो आपको बताना है। एंड उसके बाद आपको बताना है
टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग एंड परफॉर्मिंग वेल इन ईच टाइप ऑफ इंटरव्यू, यानी आपको कुछ टिप्स भी देनी है कि इस टाइप के इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें और कैसे अच्छे से परफॉर्म करें इस टाइप के इंटरव्यू में। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप का इंटरव्यू क्या है, बिहेवियरल इंटरव्यू। तो देखिए बिहेवियरल इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है, जो कंपनी होती है ना वो, मतलब कंपनी या जो इंटरव्यूअर होता है ना वो इस एम्प्लॉय के जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस पर फोकस करता है एंड इसके फ्यूचर में किस टाइप का बिहेवियर करेगा उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। इस इंटरव्यू में बेसिकली जो इंटरव्यूअर है वो इस कैंडिडेट का बिहेवियर की स्टडी करने पे फोकस करता है कि ये जो कैंडिडेट है ये टीम में कैसे काम करेगा, इसका बिहेवियर कैसे होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है, कोई बड़ा काम आ जाता है, तो ये एम्प्लॉय किस तरीके से बिहेव करेगा, इस बात पे फोकस होता है बिहेवियरल इंटरव्यू में। यहाँ पर स्टार मेथड यूज किया जाता है। स्टार मतलब होता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, यानी कोई सिचुएशन दी गई उसमें ये कैंडिडेट किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या एक्शन लेगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सारी चीजें होती हैं बिहेवियरल इंटरव्यू। ठीक है, एंड अगला इंटरव्यू क्या होता है, टेक्निकल इंटरव्यू। तो नाम से ही समझ में आ रहा है टेक्निकल में क्या होता है, जॉब रिलेटेड। ये जो कैंडिडेट है इससे सारे जॉब रिलेटेड मतलब इसको नॉलेज को चेक किया जाता है। ठीक है, अगर आईटी की जॉब है तो आईटी से रिलेटेड इसको कितनी इंफॉर्मेशन है, क्या नॉलेज है, ये सब इसमें टेस्ट होता है। इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टेस्ट होती है। ठीक है, तो इस टाइप के इंटरव्यू को फेस करने के लिए ना आपकी फंडामेंटल जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए। टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। अगला जो इंटरव्यू होता है दैट इज पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, कई इंटरव्यूअर बैठे होते हैं और यहाँ पे एक कैंडिडेट बैठा होता है। ठीक है, तो मल्टीपल इंटरव्यूअर एट द सेम टाइम और ये कैंडिडेट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक टाइप का प्रेशर बिल्डअप होता है, एक ने क्वेश्चन पूछा, फिर दूसरे ने पूछा, फिर तीसरे ने पूछा। तो एक तरीके से प्रेशर में किस तरीके से कैंडिडेट बिहेव करता है, ठीक है, इतने लोगों को कैसे हैंडल करता है, ये सब इसमें टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरव्यूअर के लिए सजेशन है कि वो पैनल के जितने मेंबर हैं उनसे पोलाइटली बात करें, उनके साथ आई कांटेक्ट बना के रखे, कॉन्फिडेंट शो हो, काम रहे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को रिस्पेक्टफुली एड्रेस करे, आ रहा है तो बताए, नहीं आ रहा है तो वो भी बताए। ठीक है, कि हमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एसेस द की ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस होती है इसका ऑब्जेक्टिव बताना है। हाउ शुड इट बी प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड। जो कॉन्फ्रेंस होती है इसका ऑब्जेक्टिव बताइए, किस तरह से इसे प्लान एंड एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस के बारे में देखिए कॉन्फ्रेंस तो आप जानते होंगे, कॉन्फ्रेंस बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। तो एक तरीके की फॉर्मल मीटिंग होती है टू डिस्कस ऑन सम स्पेसिफिक टॉपिक, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए जो एक फॉर्मल मीटिंग होती है दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस। उसमें इंफॉर्मेशन शेयर होती है। ठीक है, डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं, दैट इज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है शेयरिंग नॉलेज एंड न्यू आइडियाज। कॉन्फ्रेंसेज में न्यू आइडियाज, नॉलेज शेयर की जाती है। नेटवर्किंग होती है अमंग द पार्टिसिपेंट्स, आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है, नए नए लोगों को जानने का मौका मिलता है। स्पेसिफिक इश्यूज पे डिस्कस होता है, प्रोडक्ट सर्विस या फिर इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है, ट्रेनिंग वगैरह कॉन्फ्रेंसेज में प्रोवाइड की जाती है। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है। और ये जो कॉन्फ्रेंसेज है इसको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे इसका एग्जीक्यूशन करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप बता रहे हैं। जैसे कॉन्फ्रेंसेस का जो गोल है, जो टॉपिक है, जो थीम है, दैट शुड बी क्लियर, वो क्लियर होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस का जो वेन्यू है, डेट है, बजट है, दैट शुड बी क्लियर, यानी कहाँ पे होगी, किस तारीख को होगी, बजट क्या होगा, आर्टनरी क्या है, ये सब क्लियर होना चाहिए। इसका एजेंडा एजेंडा क्या है, कौन से स्पीकर्स हैं, वो सब क्लियर होना चाहिए। जो भी लॉजिस्टिक्स है यानी सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, ऑडियो विजुअल क्या है, रिफ्रेशमेंट वगैरह क्या होगा, दैट शुड बी प्रॉपरली अरेंज। ठीक है, एंड कॉन्फ्रेंस का प्रमोशन भी टाइमली होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसका रजिस्ट्रेशन एंड शेड्यूलिंग जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। रिव्यूइंग फीडबैक एंड एसेसिंग आउटकम, कॉन्फ्रेंस होने के बाद प्रॉपर फीडबैक भी लेना चाहिए एंड आउटकम को भी एसेस करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आती हैं कॉन्फ्रेंस में। लास्ट क्वेश्चन कि डिस्कस हाउ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर दैट दे आर रिस्पेक्टफुल एंड इंक्लूसिव इन देयर इंटरेक्शन विद द पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। यानी आपको डिस्कस करना है कि कैसे कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करे कि वो क्या हो, रिस्पेक्टफुल हो, इंक्लूसिव हो, जब भी वो दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों से इंटरेक्ट करे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल इंटरेक्ट करे तो वो रिस्पेक्टफुल हो और इंक्लूसिव हो। तो इसके लिए आपको डिस्कस करना है।
ठीक है, कैसे वो रिस्पेक्टफुल हो। तो बता दूं, कोई भी इंडिविजुअल या जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट शुड बी रिस्पेक्टफुल, वो रिस्पेक्टफुल हो, इंक्लूसिव होना चाहिए किसी भी दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड के पर्सन के लिए। क्योंकि देखिए अब तो अभी का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, दैट इज कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जगह के लोग आके काम करते हैं, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट स्टेट के, डिफरेंट कंट्रीज के लोग काम करते हैं। तो इसलिए दूसरों के कल्चरल बैकग्राउंड का हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, उन्हें इंक्लूड करना चाहिए। तो वही आपको इसमें सारी चीजें लिखनी है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली क्या करना चाहिए, प्रैक्टिसिंग कल्चरल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। यानी अगर हमें दूसरे के कल्चर के बारे में अवेयरनेस है, जानकारी होगी, तभी तो हम उनके प्रति सम्मान रखेंगे, एंड प्लस उनके प्रति सेंसिटिविटी हमारी होनी चाहिए। एंड दूसरा क्या है, अवॉइड स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब जो फिक्स्ड धारणा हमारे मन में बन गई है ना, कि इस जगह के लोग ऐसे होते हैं या इस कल्चर के लोग ऐसे होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। स्टीरियोटाइप को अवॉइड करना चाहिए एंड हर किसी को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए ओपन कम्युनिकेशन, एंड जो डाइवर्स व्यू पॉइंट है उनको भी सुनना चाहिए। अगला क्या है, प्रोवाइडिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ट्रेनिंग। यानी ये जो इतनी वर्क प्लेस पे इतनी डाइवर्सिटी आ गई है, तो उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि इंप्लॉयज के बीच में कंफ्लिक्ट ना हो, सब एक दूसरे के कल्चर का सम्मान करें और मिलजुल के काम करें टीम वर्क में। अडेप्ट करनी चाहिए कम्युनिकेशन स्टाइल टू डिफरेंट कल्चरल नॉर्म। यानी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए जो डिफरेंट नॉर्म के अकॉर्डिंग सही हो, ठीक है। और इक्वलिटी हो, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप की पॉलिसी हो कि इक्वलिटी को प्रमोट करे, डिस्क्रिमिनेशन डिस्करेज करना चाहिए, और ये जो कल्चरल डिफरेंसेस है इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये सब मतलब ध्यान रखना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इंडिविजुअल को। क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह के लोग नहीं है, अब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट रिलीजन एंड डिफरेंट इवन कंट्रीज के लोग एक साथ मिलके एक टीम में काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए दूसरे के कल्चर का, दूसरे के स्टेट का, कंट्री का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो वही सारी बातें आपको इसमें डिटेल में लिखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर डिस्कस किया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा गला खराब है, कोल्ड भी है, खांसी भी है, इसलिए मैंने इस लेक्चर के दौरान कई बार ब्रेक लिया है। एडिटिंग में वो सारे मैं काटूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। और लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। और एमबीए फर्स्ट के नोट्स वगैरह चाहिए, लेक्चर वीडियो चाहिए, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरी एप्लीकेशन से वो कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। वो कोर्स मोबाइल पे भी ओपन हो जाएगा, लैपटॉप पे भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।